नमस्कार। अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का सुबह 9 बजे की क्लास में दिल से स्वागत करता हूं। एमपीपीएससी 2020 मेंस की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोगों ने सिलेबस के अनुसार पूरा पढ़ने का प्रयास किया है। सिलेबस है इकाई 2 भारत का भूगोल, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने टॉपिक वाइज टॉपिक अध्ययन किया है। एक टॉपिक था हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, वो हमने कल पूरी तरह खत्म कर लिया है। अब आज का हमारा टॉपिक नया शुरू हो रहा है, प्रायद्वीपीय भारत। एमपीपीएससी मेंस में इसका महत्व समझिए आप। एमपीपीएससी ने मेंस में 6-6 नंबर में कई प्रश्न पूछे हैं, जैसे अरावली की धरातलीय संरचना को समझाइए, विंध्याचल बघेलखंड पठारी प्रदेश के बारे में चर्चा कीजिए, रॉयल सीमा या तेलंगाना के पठार के बारे में चर्चा करने के लिए पूछा था, मालवा का पठार पूछा है, बुंदेलखंड का पठार पूछा है, दक्कन ट्रैप पूछा है, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सब पूछ चुके हैं वो। तो प्रायद्वीपीय भारत का अपना एक महत्व है, और 2020 के मेंस में तो इसका महत्व और बढ़ जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ गुणवत्ता चाहिए, क्योंकि लेखन शक्ति है, जो शब्द सीमा है वो कम कर दी गई है। तो गुणवत्ता है जिसके पास, वो मेंस अच्छा करके आएगा। इसको मैं 2 भागों में पढ़ाऊंगा आपको प्रायद्वीपीय भारत। पहला है निर्माण और दूसरा है इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का जो क्लास होगा वो बहुत लंबा चलेगा। इसके अंतर्गत हम लोग भौतिक विभाजन करेंगे पूरे प्रायद्वीपीय भारत का, जैसे मालवा का पठार अलग पढ़ेंगे, बुंदेलखंड, बघेलखंड, दक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, महाराष्ट्र पठार, इनके इंडिविजुअल वीडियो है जो आपको आगे दिए जाएंगे। संयम रखना होगा, पूरे संयम के साथ, गुणवत्ता के साथ हम इसको टॉपिक को कवर करेंगे, जो वर्गीकरण का टॉपिक है, जिसकी चर्चा हम आगे की क्लास में करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा निर्माण से संबंधित। जरा बेस पर ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, हेडफोन लगा के मुझे ध्यान से सुनिए, निश्चित ही आपको फायदा होगा। हमको ये मालूम है कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है वो वास्तव में त्रिभुजाकार, कैसा त्रिभुजाकार, इन्वर्टेड ट्राइएंगल, उल्टा त्रिभुजाकार रूप में हमें दिखाई देता है, जिसका जो शीर्ष है वो दक्षिण में कन्याकुमारी के पास है, और इसका जो आधार है, ये वाला जो हमें आधार दिख रहा है, इस आधार की जो पूर्वी सीमा है ये 2 स्थल स्वरूपों से टच करेगी। एक मेघालय का पठार, मेघालय के पठार की 3 श्रेणियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया, जनजातियों के नाम पर रखी गई हैं, और दूसरा है कार्बी एंग्लोंग पठार, इसमें मिकिर और रेंगमा 2 पहाड़ियां शामिल की जाती है। वहीं इसकी पश्चिमी जो सीमा है वो भी 2 स्थल स्वरूपों से निर्धारित होगी। एक होगा पोटवार का पठार और दूसरा होगा अरावली दिल्ली कटक। कटक का मतलब होता है पहाड़ियों का शीर्ष वाला ढलानी क्षेत्र, जो 2 पैरेलल रूप से बांट दिया जाता है, कटक कहलाता है। हम कटक को भी बाद में समझेंगे। अब इस प्रायद्वीपीय पठार को जब हमने ज्यामितीय रूप से समझा, तो इसका अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जब यह हिमालय से टकराने के लिए जा रहा था तो वास्तव में यह एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, और हिमालय के टकराने के दौरान उत्तर पूर्व भारत में यह इस प्रकार से प्रतीत हो रहा था मानो कोई गेट बंद कर रहा हो। इसीलिए एक शब्द आता है डोर शटिंग फेनोमेना। डोर शटिंग फेनोमेना का संबंध है प्रायद्वीपीय भारत से, जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए हिमालय से टकरा रहा था। हमारा प्रायद्वीपीय भारत एक शील्ड है, तो अब प्रश्न आता है कि शील्ड क्या होता है और इसका निर्माण कैसे होगा। तो शील्ड के बारे में आप समझिए कि जब हमारा पृथ्वी धधकता हुआ आग का गोला थी, तो उसके केंद्र का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस था। इतने तापमान होने के कारण पृथ्वी का जो कोर है, उसके जितने भी पदार्थ थे, धात्विक और अधात्विक, वो पूरी तरह से गल गए और गर्म गलित पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो गए। पृथ्वी के गर्भ में प्राप्त उसी गर्म गलित पदार्थ को हम मैग्मा कहते हैं। चूंकि केंद्र का तापमान ज्यादा है, सतह का तापमान कम है, तो तापीय प्रवणता, थर्मल ग्रेडियंट फोर्स याद करो, पिछली क्लास में पढ़ाया है। तापीय प्रवणता के कारण गर्म गलित पदार्थ संवहनीय धारा के रूप में पृथ्वी की सतह पर उद्वेलित होता है। मैंने इसको पिछली क्लास में बहुत डिटेल में समझाया है। हॉट प्लूम की सहायता से ऊपर जाता है और यह उद्वेलन के साथ सतह पर जाके जम जाता है। इसी उद्वेलन से जब यह सतह पर जमेगा तो इसे सतह में लावा के नाम से जाना जाएगा। चूंकि इसका निर्माण हुआ था आर्कियोजॉइक समय में, इसीलिए इसे आर्कियन चट्टान भी कहते हैं। तो वास्तव में जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का बेस है वो आर्कियन क्रम की चट्टान से बना हुआ है। अब इस आर्कियन क्रम की चट्टान को हमने नाम दिया है शील्ड।
तो सील्ड क्या होता है वो हमें मोटा मोटा समझ में आया कि सील्ड होता क्या है वास्तव में। आप इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब ज्वालामुखी का इरप्शन हो रहा था और वर्तमान में जो ज्वालामुखी के उद्गार हो रहे हैं, दोनों में फर्क है। वर्तमान के ज्वालामुखी उद्गार में उतना धात्विक खनिज प्राप्त नहीं होगा जो प्राचीनतम हुआ करते थे। कारण ऐसे समझिए कि गोलगप्पा वाला जब आपको गोलगप्पे पिलाता है तो वो अपना जो जलजीरा है वो पानी हिलाता है, हिलाने से पूरा मसाला उसमें मिक्स हो जाता है और धीरे धीरे भारी मसाला कुछ समय के बाद नीचे की ओर निक्षेपित होता है। पृथ्वी के साथ भी यही हुआ। जब पृथ्वी पूरी तरह से गर्म थी तो अंदर जो मैग्मा था वो पूरी तरह से इस प्रकार से सर्कुलेट कर रहा था कि सभी खनिजों का बराबर से मिक्सर हो रहा था। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती गई तो भारी धात्विक खनिज कोर की ओर निक्षेपित हो गए और हल्के वाले ऊपर आ गए। तो अब जो वॉल्केनिक इरप्शन होगा उसमें उतना धात्विक खनिज कभी नहीं हो सकता जो प्राचीनतम वॉल्केनिक इरप्शन में रहा होगा। तो मोटा मोटा हमें ये समझ में आया कि सील्ड वास्तव में क्या है। तो सील्ड एक आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं जो सबसे प्राचीनतम आधार बनाने वाली चट्टानों के रूप में जानी जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सील्ड में क्या क्या शामिल होगा। तो सील्ड के बारे में थोड़ा सा और समझिए आप लोग आगे। मान लो ये सील्ड है। अब सील्ड का ये जो उच्चवच्ची आपको दशा प्राप्त हो रहा है इसका प्रमुख कारण है अंतर्जात बल, क्योंकि अंदर भू भौतिक भू रासायनिक क्रियाओं के अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप ये बल उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न हुआ तो हमने कहा पृथ्वी का अंतर्जात बल है। लेकिन अंतर्जात बल के बाद जब ये उच्चवच्ची दशाएं निर्मित हो जाएंगी तो इस उच्चवच्ची दशा को हवा के द्वारा काटा जाएगा, बरसात के पानी के द्वारा काटा जाएगा, ग्लेशियर नदियों के द्वारा काटा जाएगा। तो काटने के बाद कुछ स्थिति इस प्रकार से हमें दिखाई देगी। अब आप ध्यान से देखना कि ये जो मैंने पार्ट बनाया है ये है हमारा A1 और ये जो नया शीर्ष अब तैयार हुआ है ये है हमारा A2 और पिछला वाला जो हमारा सिंक्लाइन था यानी गर्त था, जो उठा हुआ भाग अपनति और दबा हुआ अभिनति। तो ये जो दबी हुई अभिनति है ये B1 है और जो नई वाली है ये B2 है। तो जब कटाव शुरू हुआ तो कटाव होने से A1 और A2 के बीच वाला भाग कट गया और ये कट के इसका अवसाद आकर जमा हुआ B1 और B2 वाले भाग में। तो जो अवसाद B1 और B2 वाले भाग में जमा हुआ उसे हमने नाम दिया प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म है कहां सर? सील्ड के ऊपर है। और जो वाला भाग A1 और A2 के बीच में कट गया था और जो नया हमें प्राप्त हुआ शीर्ष A2 इसे हमने नाम दिया क्राटोन। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये कोई स्थलाकृति है जिसकी ऊंचाई 1000 मीटर है, हवा ने इसको 200 मीटर ऊपर से काट दिया, तो जो शेष बचा ये क्राटोन और ये 200 मीटर का जो अवसाद जहां भी जमा होगा वो प्लेटफॉर्म। तो एक सील्ड के ऊपर एक क्राटोन होता है और एक प्लेटफॉर्म होता है। इस डायग्राम में एक चीज और आप देखिए कि जो पहले अपनति थी उस अपनति की हाइट अब कम हो रही है और जो पहले गड्ढा अभिनति था उसकी हाइट बढ़ रही है। तो एक सिद्धांत आता है इन्वर्जन ऑफ रिलीव्स, यानी जो पहले ऊपर होगा वो कट के नीचे आएगा और उसका अवसाद गड्ढे में भरेगा तो गड्ढा की ऊंचाई बढ़ेगी। तो इन्वर्जन का मतलब जो पहले अपनति था वो बाद में अभिनति बनेगा और जो अभिनति है बाद में अपनति बनेगा। मतलब जो ऊंचाई पर है उसको गर्त में आना ही आना है, ये भूगोल भी कहता है। इसलिए घमंड डमंड मत करो, नॉर्मल इंसानों की तरह जियो। अब इसमें और क्या हमें सर समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझना आप लोग कि ये जो अवसाद यहाँ प्राप्त हुआ ये वाला, ये अवसाद है किसका? इस वाले पार्ट का, A1 और A2 के बीच का। तो इस अवसाद में वो खनिज प्राप्त होगा जो वास्तव में इसके पास रहा था। अब मैं आपसे अगर बोलूं तो वास्तव में ये वाला जो पार्ट है ये तो है तुम्हारी सील्ड का वो वाला पार्ट जो यहां बना था, यानी नाम रख दिया इसका आर्कियन चट्टान। आर्कियन चट्टान जब दिमाग में आएगा तो कुछ पॉइंट क्लिक होने चाहिए। सबसे प्राचीनतम चट्टान है, अजोइक काल में निर्मित हुई, जीवाश्म का अभाव होता है लेकिन मेटेलिक मिनरल बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाएगा। अब इस आर्कियन चट्टान के आवर्धन से जो B1 और B2 में अवसाद जमा हुआ इसको नाम देके हम धारवाड़। अब हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है
कि वास्तव में धारवाड़ कुछ नहीं है, आर्कियन का अपर्दन है। तो जहां जहां आर्कियन होगी उसके आसपास हमें धारवाड़ प्राप्त होगी। पर यह भी क्लियर है कि जो धात्विक खनिज धारवाड़ में होगा उससे अच्छी क्वालिटी का आर्कियन में होगा। क्योंकि बात समझना, धारवाड़ तब बना जब अपर्दन हुआ। किसका? आर्कियन का। अपर्दन कौन करेगा? हवा। तो हवा, नदी इत्यादि उन्हीं पार्टिकल्स को ले जा सकती हैं जो हल्के हों, कमजोर हों। तो इससे ये निष्कर्ष निकलेगा कि जो आर्कियन है यानी क्राटोन है, इस क्षेत्र में जो लोहा पाया जाएगा वो वास्तव में मैग्नेटाइट का होगा, अच्छी क्वालिटी का होगा। लेकिन जब इसके अवसाद में हम लोग जाएंगे, इसमें भी लोहा होगा, तो ये हेमेटाइट प्रकृति का होगा। अब अगर धारवाड़ के अवसाद से जो अगली चट्टान बनती है उसे हम कहते हैं कडप्पा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? कडप्पा। पर वास्तव में कडप्पा में केवल धारवाड़ के अवसाद नहीं होंगे, कडप्पा में आर्कियन के भी अवसाद होंगे। यहां आर्कियन का मतलब सील्ड से है। तो कडप्पा में कितने अवसाद होते हैं? सील्ड के भी अवसाद होते हैं प्लस धारवाड़ के भी अवसाद होते हैं। पर कडप्पा में धात्विक खनिज उतना अच्छा नहीं होगा जितना तुम्हारा धारवाड़ में होगा। तो सीधा सा मतलब ये है कि सील्ड से जैसे जैसे दूर जाओगे धात्विक खनिज कम होता जाएगा और अधात्विक खनिज बढ़ता जाएगा। और कडप्पा के बाद जो निर्मित होती है उसे कहते हैं बिंद क्रम की चट्टान है। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि बिंद क्रम बहुत दूर है आर्कियन से, इसीलिए बिंद क्रम में धात्विक खनिज ना के बराबर होगा और अधात्विक खनिज बहुत ज्यादा होगा। और होता भी है। अधात्विक खनिज क्या है? संगमरमर मिलता है कहाँ? बिंद में। लाल बलुआ पत्थर बिंद में, चूना पत्थर बिंद में, और हीरा भी कहाँ मिलेगा? बिंद में। तो ये कैसे मिलता है ये आगे की कहानी है। पर अब मैं आपको बोलूंगा कि धारवाड़ क्या है, कडप्पा क्या है, बिंद क्या है, तो मोटा मोटा समझना। मैं चट्टाने नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा टॉपिक अभी अलग चल रहा है। चट्टानों की क्लास होगी जब आपको आगे विश्व का भूगोल पढ़ाऊंगा तब। तो मोटा मोटा ये समझ में आया कि वास्तव में सील्ड क्या है। तो सील्ड के अंतर एक होता है तुम्हारा क्राटोन और एक होता है तुम्हारा प्लेटफॉर्म। पर अगर ये सील्ड का कोलिजन अगर कहीं हो जाए, सील्ड का अगर कोलिजन कहीं हो जाए, कोलिजन का मतलब अभिसरण, कहीं टकरा जाए, तो देखो तुम्हारी ये सील्ड है। समझाने के लिए मैं तकनीक रूप से गलत हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों से। तो ये क्या है तुम्हारा? बोलोगे सर ये तो प्लेटफॉर्म है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, अवसाद वाला रूप है ये। और ये क्या है? तो ये क्राटोन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये प्लेट कौन सी है? सील्ड भारतीय प्लेट है। और टकराई थी किससे? तो बोलोगे सर ये तो यूरेशिया से टकराई थी। हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। जब इसमें यूरेशिया से टक्कर हुई भारतीय सील्ड की, तो टक्कर से बलन पड़े थे, पढ़ाया था टेक्टोनिक में। और इन बलनों को हमने नाम दिया था एक्रेशनरी प्रिज्म। याद है कुछ? तो एक्रेशनरी प्रिज्म को हम आज की भाषा में ओरोजेनिक बेल्ट बोलने वाले हैं। ये शब्द जो मैं आपको बता रहा हूं ये यूज करूंगा जब मैं आपको आंसर राइटिंग सिखाऊंगा। तो वास्तव में कोई अगर पूछे बताओ कि जो सील्ड का क्रस्ट है वो कितनी चीजों से मिलकर बना होता है, तो बोलोगे पहला तो क्राटोन होता है, दूसरा प्लेटफॉर्म होता है और तीसरा ओरोजेनिक बेल्ट होता है। भारत के संदर्भ में सर इसका आप उदाहरण देकर समझा सकते हो? मैंने कहा बिल्कुल समझा सकता हूं। ये वाला पूर्वी घाट तो जानते होगे थोड़ा बहुत। अगर मैं कहूं कि पूर्वी घाट बलित पर्वत का उदाहरण है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर सील्ड में बलन तो केवल और केवल किस में पड़ रहे थे? तो बोलोगे ओरोजेनिक में। इसका मतलब प्रायद्वीपीय भारत में जो पूर्वी घाट है वो ओरोजेनिक बेल्ट का उदाहरण है। वहीं छोटा नागपुर पठार में जगह है सिंह भूमि, मयूरभंज वाला एरिया, वहां पर मिलता है मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा। हो मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा तो क्राटोन में मिलता है। इसका मतलब सिंह भूमि क्राटोन का उदाहरण है। तो जब सिंह भूमि का कटाव हुआ होगा तो उसका अवसाद कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ होगा, क्योंकि क्राटोन है। तो जहां इकट्ठा हुआ है वो है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाला एरिया, वहां पे भी लोहा मिलता है, हेमेटाइट, सीडेराइट। तो समझ में आया कि सिंह भूमि क्राटोन है, उड़ीसा का मैदान प्लेटफॉर्म है और पूर्वी घाट वाला एरिया ही तुम्हारा ओरोजेनिक बेल्ट है। तो कुल मिला के सील्ड का क्रस्ट हमें समझ में आ गया है। अब अगला प्रश्न ये पूछा जाएगा आपसे कि सील्ड की विशेषताएं बता सकते हो क्या है? अब मान लो ऐसी आ जाए तुम्हें कि भारतीय प्रायद्वीप की विशेषता बताइए आप, और वो भी जैसे अरावली में पूछा था उन्होंने कि अरावली की धरातलीय संरचना बताइए। अब वो 5 नंबर में पूछ दे भारतीय प्रायद्वीप की भौगोलिक विशेषता बताइए, और फेफड़े बाहर आएंगे, आंखें बाहर आएंगी, चक्कर आने लगेंगे। क्यों? रट्टा वाले हैं भैया, वही 4 किताबों के पॉइंट रट के चले गए और बन गए होशियार। तो विशेषताएं देखिए,
पहली विशेषता, मुझे एक बात बताओ, क्या शील्ड आग्नेय चट्टान से बनी हुई है? बोलोगे हाँ सर आपने सिखाया है। अगर शील्ड आग्नेय चट्टान से बनी हुई है तो आग्नेय चट्टान में क्रिस्टल होते हैं कि नहीं होते हैं? ये तो हम सर चट्टानों की क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हैं तो मान ले रहे हैं। तो इसका मतलब विशेषता क्या है? शील्ड आग्नेय चट्टानों से है, क्रिस्टलाइन होती है। इसके अलावा मेटालिक फियस क्या बोलते हैं, धात्विक खनिज से भरी होती है। किससे? धात्विक खनिज की इसमें मात्रा बहुत ज्यादा है। अच्छा, जीवाश्म का अभाव है मुख्य रूप से शील्ड में, शील्ड की बात कर रहा हूं मैं, जीवाश्म का अभाव है मुख्य रूप से। अच्छा, मेटामॉर्फिक रूपांतरित चट्टानों के रूप में भी प्राप्त हो रही है। सर मेटामॉर्फिक कैसे प्राप्त होगी? मैंने कहा समझ लो, देखो लो, एक बात बताओ भाई तुम लोग होशियार व्यक्ति, ये जो क्राटोन है इसका अवसाद यहाँ गया कि नहीं गया? बोले हाँ सर ये जा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। तो ये प्लेटफॉर्म बना कि नहीं बना? बोले सर बना। तो इसको हम धारबाड़ मान सकते हैं? बोले सर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कोबर की भूसन्नति याद करो, संपीड़नात्मक बल लगेगा, संपीड़नात्मक बल लगेगा, दबाव आएगा, दबाव आएगा तो रूपांतरित चट्टान होगी कि नहीं होगी? सर समझ में आ गया कि धारबाड़ रूपांतरित भी हो सकती है और धारबाड़ अवसादी भी हो सकती है। ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। तो आपने पहली विशेषताओं के अंतर्गत ये लिख दिया। दूसरा आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलोगे कि ये कॉन्स्टिट्यूट ऑफ, मतलब ये मिलकर बनी होती है किससे? क्राटोन होता है इसमें एक, प्लेटफॉर्म होता है इसमें एक, और ओरोजेनिक बेल्ट होता है इसमें एक। अच्छा, तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा विशेषता है रिजिड स्थल खंड है, कठोर स्थल खंड है जो विवर्तनिक क्रियाओं से पूरी तरह से अछूता है। मतलब इसमें विवर्तनिक क्रियाओं का कोई रोल नहीं है। कोई पूछेगा विवर्तनिक क्रियाओं का रोल नहीं है सर तो फिर वॉल्केनिक इरप्शन कैसे होगा बेसाल्टिक लावा का महाराष्ट्र में? तो वास्तव में मुझे ऐसा बोलना चाहिए था कि इसमें कोई मेजर टेक्टोनिक मूवमेंट नहीं होता है, माइनर हो सकता है। जैसे कि कोयना बांध के पास मच्चू बांध का टूट जाना, प्रत्यास्था पुनश्चलन, तो माइनर तो मूवमेंट हो रहे हैं, कोई मेजर मूवमेंट 3 बिलियन साल से तो इसमें दिखाई नहीं दिया। इसलिए ये भी कहा जाता है कि विवर्तनिक क्रियाओं से रहित है ये। और ध्यान रखना, बेसाल्टिक लावा का उद्वेलन प्रायद्वीपीय भारत के छोटे से हिस्से में हुआ है, पेनिनसुला बहुत बड़ा है ना। और जो मेरा सोर्स है आपको ये समझाने का, मैं बुक्स बोल दूं आपको, ये जो मैंने सोर्स समझाया कि डाना और होल्डर का जियोलॉजी संबंधित जो एनालिसिस थेसिस है वो है पी दयाल सर का किताब है, ओल्ड एनसीईआरटी है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना पड़ेगा कि मैंने जो सोर्स लिए हैं वो पूरे ऑथेंटिक हैं। अगर मेरा कॉन्सेप्ट कंट्राडिक्ट करता है किसी क्षेत्रीय भूगोल की किताब से तो मुझे प्राथमिकता देना आंसर लिखते समय। चलिए, तो सर हमें ये बात तो क्लियर समझ में आ गई कि शील्ड क्या होता है, शील्ड का निर्माण कैसे हुआ और शील्ड की विशेषताएं क्या हैं। अब सर प्रश्न ये उठता है कि शील्ड तो आपने बना दिया, लेकिन वर्तमान में जो प्रायद्वीपीय भारत की विशेषताएं दिख रही हैं, जैसे कि उसमें कुछ तो पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, और कुछ तो पहाड़ियां हैं, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतपुड़ा, विंध्याचल, आरावली। तो सर ये भी, इसके इतिहास तो कुछ तो होगा कि प्रायद्वीप भारत बनते ही सब कुछ बन गया? नहीं, इतिहास है, सबका एक इतिहास है, सबकी उम्र अलग अलग है। अरावली बड़ा है पूर्वी घाट से, पूर्वी घाट बड़ा है सतपुड़ा से, सतपुड़ा बड़ा है विंध्याचल से, और विंध्याचल बड़ा है नर्मदा घाटी से। तो भाई सबकी, और नर्मदा घाटी बड़ी है हिमालय से, तो हिमालय नर्मदा घाटी को दीदी बोलेगा। क्यों बोलेगा समझते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट आता है पेंजिया का, 3 पेंजिया हुआ करते थे। अब पेंजिया का विश्व भूगोल में फिर से डिस्कस होगा, मैं फिर से आपको ये क्लियर कर दूं। 3 पेंजिया हुआ करते थे। इसे क्या हो गया? उन 3 पेंजिया का कॉन्सेप्ट ये है कि पहले माइक्रो लेवल पर कॉन्टिनेंट जुड़े, फिर ये मान लो अफ्रीका है आपका, पता नहीं कोई रूठा रूठा सा लग रहा है, बन तो ठीक जाता है, आप लोग एडजस्ट करो। ये मान लो अफ्रीका है आपका, और ये है प्रायद्वीपीय भारत। तो वैगनर का या पेंजिया का जो थ्योरी है वो ये कहता है, वैगनर नहीं, पेंजिया की जो 3 पेंजिया, वो कहते हैं कि पहले ये अफ्रीका की ओर आएगा, कौन? भारत का प्रायद्वीप टकराएगा, फिर वापस अपनी जगह पर जाएगा। तो ये 3 पेंजिया का कॉन्सेप्ट हम विश्व भूगोल में समझेंगे।
ऐसे टेक्टोनिक है 3 जो प्लेट टेक्टोनिक है, एक है माइक्रो, एक है सर्ज, एक है ग्लोब प्लेट टेक्टोनिक। तो ये भी विश्व भूगोल का पढ़ने का विषय है। अभी आप एक काम कर सकते हो कि मैं कोई शब्द बोलूं, आप मान लो कि हाँ ऐसा है, माना कि एक्स, गणित की क्लास में करते थे ना, क्योंकि अभी बहस करने का कोई मतलब भी नहीं है और दिमाग लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब चीज हुई नहीं तो उसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। तो समझो कि हाँ सर ये हो रहा है, बाकी छोड़ दो, आप प्रोसेस करो। अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, जब अफ्रीका की तरफ आ रहा था तो यह एक हॉट स्पॉट से होकर गुजरा। ये प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका की तरफ आ रहा है, तो ये हम क्यों इसको यहां पर ला रहे हैं, क्या ढूंढना चाहते हो आप? सवाल के जवाब ढूंढना चाहते हो कि अरावली कैसे बना, बिंद कैसे बना, सतपुड़ा कैसे बना, इसका जवाब ढूंढने के लिए प्रोसेस हो रहा है। तो अपने दिमाग में रखना कि ये प्रोसेस हमें बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो ये हॉट स्पॉट क्या है? तो हॉट स्पॉट को एक लाइन में लिख के आ जाना कि अमर ज्वालामुखी, स्थायी ज्वालामुखी, परमानेंट ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी के उद्गार छिद्र जो हमेशा से थे, हैं और भविष्य में रहेंगे, जिनका अंत नहीं होता, उन्हें हॉट स्पॉट कहा जाएगा। इस हॉट स्पॉट से ये प्रायद्वीपीय भारत आगे बढ़ा। तो आगे बढ़ने के कारण इस हॉट स्पॉट ने यहां पर मैग्मा या लावा के रूप में यहां पर अपना उद्वेलन प्रारंभ कर दिया, ऐसे इस दृष्टि से। तो वर्तमान में इस पॉइंट पर मिलता है सिंह भूमि और दक्षिण वाले पॉइंट पर है कुद्रेमुख। और चूंकि ये उद्वेलन हुआ है 2.9 बिलियन ईयर पहले, तो जो याद करो मैग्मा में धात्विक खनिज का पूरा मलबा था, वो मलबा आके उद्वेलित हुआ कहां पर, इसी बेल्ट में। तो इसमें क्या होना चाहिए सर? लोहा होना चाहिए, स्पष्ट हो रहा है। शायद यही कारण है कि इसी बेल्ट में पूरा लोहा भारत का पाया जाता है। देखो कुंडमुख कर्नाटक, फिर ऊपर गए छत्तीसगढ़, फिर गए झारखंड, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल, इसी बेल्ट में तो सब कुछ मिल रहा है हमको। ये सब किसके कारण हुआ? रीयूनियन हॉट स्पॉट के कारण। अब इस उद्वेलन से जब ये आर्कियन रॉक यहाँ पर फैल गई, तो अब बताओ इसमें अपरदन होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा। तो इसके आसपास वाले क्षेत्र में मुझे बताओ किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाएगा? तो बोलोगे धारवाड़। धारवाड़ कैसी चट्टान है प्रारंभ में? अपरदित। तो सबसे प्राचीन अपरदित चट्टान या सबसे पहले अपरदित चट्टान कौन सी थी? सर धारवाड़। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि ये धारवाड़ या प्रायद्वीपीय भारत मूव करता है किसकी तरफ? अफ्रीका की तरफ। अब अफ्रीका से टकराएगा तो क्या प्रोसेस होगा, उस चीज को समझना। आप ध्यान से सुनना कि यहां पर जो ये बेल्ट फैला हुआ है, इसे हमने नाम दिया है वर्तमान में आयरन ओर रिज। क्या नाम दिया हमने? आयरन ओर रिज। आयरन ओर रिज निर्मित हो गया था अफ्रीका के टकराने से पहले, दिमाग में बात रखेंगे। और धारवाड़ की अवसादी चट्टानें भी निर्मित हो गई थी अफ्रीका के टकराने से पहले। अब ये चीज अब सीखने के बाद हम लोगों को इस मैप में कुछ नहीं करना है। इस मैप में सीधा अफ्रीका से हमारा भारत टकरा जाएगा आगे। अब जब ये भारत टकराएगा तो वास्तव में कुछ इस प्रकार का कोलिजन हो रहा है भारत से और अफ्रीका से। तो अगर मैं यहां पर ये वाली प्लेट अफ्रीका की बना लूं और भारत आके कुछ इस प्रकार से सबडक्ट हो गया है नीचे, तो नीचे वाली प्लेट का सबडक्शन से जो मैग्मा निकलेगा ज्वालामुखी के रूप में किस प्लेट पर निकल रहा है? अफ्रीका की प्लेट से। कई बार समझा चुका हूं मैं आपको प्लेट टेक्टोनिक में। तो जब ये यहाँ पर टकराया तो टकराने से अफ्रीका के पूर्वी भाग में ज्वालामुखी पर्वतों का निर्माण हुआ। उन ज्वालामुखी पर्वतों में सबसे प्रमुख है किलीमंजारो और कीनिया पर्वत। किलीमंजारो और कीनिया अफ्रीका के पूर्वी तट पर है और यह ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। पर भाग जितना प्लेट होगा महासागर का, उतना ही ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। तो जो भाग भारत का नीचे घुसा तो उससे अफ्रीका ऊपर उठ गया, तो शेष भाग कहलाया अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि। क्या कहलाया ये? अफ्रीका की पूर्वी उच्च भूमि। और जैसे ही वो पूर्वी उच्च भूमि ऊपर उठता है तो अफ्रीका का वो भाग चटक गया, जिससे महान भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। ये सब देन भारत की है और भारत की प्लेट टेक्टोनिक के टकराने से। तो पूर्वी उच्च भूमि के समानांतर यहाँ पर
महान भ्रंश घाटी का हमें मालूम है जो जॉर्डन तक जाती है उसका निर्माण हुआ, वो ये भी कारण इसके अंतर्गत माना जा सकता है, सिद्धिकरण नहीं हुआ। लेकिन मेंस में इतने स्तर पर हम लिख के आएंगे तो सामने वाला काटने की हिम्मत नहीं करेगा, है ना। जो चीज सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित हो गई है तो फिर वो क्यों अपने आप में मतलब क्यों पंगा लेना चाहेंगे। तो अब बताइए भाई साहब, इसमें हमने अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में पर्वतों का निर्माण कर लिया है और किलिमंजारो और कीनिया जैसे ज्वालामुखी पर्वत भी बन गए। दूसरा प्रोसेस तो भारत की प्लेट पे भी होगा ना कुछ। भारत की प्लेट पर बलन पड़े और बलन पड़ने से उसके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे नाम दिया गया अरावली। और यह निर्मित हुआ था चर्नियन हलचल से प्री कैम्ब्रियन युग के आसपास। चूंकि अरावली एक बलित पर्वत है लेकिन वर्तमान में उसे अवशिष्ट कहते हैं, कारण भी है 2.1 बिलियन ईयर पहले इसका निर्माण हुआ है अरावली का। अब समझ रहे हो, बिलियन लगा हुआ है तो आज तो बेचारा हवा पानी बरसात से कितना कट चढ़ गया होगा। तो न बलित पर्वत तो है लेकिन अवशिष्ट है, तो लिखोगे अवशिष्ट बलित पर्वत। कौन? अरावली। कैसे हुआ? अफ्रीका और इंडिया के कोलिजन से। कैसे? पेंजिया के प्रथम अवस्था के तीसरे चरण में। ये समझ में आया। यहाँ पे हमने बना लिया, प्रोसेस समझ में आ रहा है। पर ये जो प्रायद्वीप था इसमें तो हमें पहले ही मालूम कि यहाँ पर इस वाले एरिया में धारवाड़ के अवसाद फैले हुए हैं। कैसे फैले गए? तो यही फैल गए सर। अब इस भारतीय प्लेट में एक प्लेट और आके टकराएगी, बंजारे पहचान में आ रही होगी थोड़ी बहुत, ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया प्लेट किससे टकराई? भारत के प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से से, इस हिस्से से टकरा दी है। तो जब इस हिस्से से टकराएगी तो यहां पर निर्माण हुआ एक बलित पर्वत का, बलन पड़ा ना, तो सीधा सा उत्तर हुआ बलित पर्वत का निर्माण हुआ प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर। तो इसका मतलब भारत का पूर्वी घाट बलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन वो भी कट छट गया है तो वो भी अवशिष्ट बलित पर्वत है। कौन? भारत का पूर्वी घाट। तो सर पूर्वी घाट तो टूटा फूटा है, अरे हो ही जाएगा ना, नदियों ने काट दिया है। ऊपर से देखो बैतरणी, मारणी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, एन्नूर, पेन्नूर, कितनी नदियां बनी हुई हैं, उन्होंने पूरा काट छाट दिया है। तो वेलिकोंडा, पालकोंडा, एनाकोंडा तो कहाँ पे रे, वेलिकोंडा, पालकोंडा, सैबरो, अन्नामलाई, ये सब पालनी इत्यादि पहाड़ियां किसका हिस्सा है? सब ये बलित पर्वत का उदाहरण थी, कट छट गई हैं। आज हम समझेंगे कब? पूर्वी घाट पढ़ाएंगे तब। तो ये पूर्वी घाट निर्मित कैसे हुआ? ऑस्ट्रेलिया की प्लेट टकराई थी। तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ बलन पड़े होंगे, तो पड़े होंगे। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्वत श्रेणियां मिलेंगी, हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। साथ ही साथ ये जो तुम्हारा दिख रहा है ना आयरन और रिज का पार्ट, इसका कुछ हिस्सा यहाँ पर जाके फैलेगा। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। तो यहाँ पर टॉन्सब्राइज आयरन और वर्डी आयरन की खान है, टॉन्सब्राइज, वर्डी इत्यादि आयरन की खान प्राप्त होती है ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में। क्यों? वो किसका विस्तार है? आयरन और रिज का विस्तार है। तो अब मुझे बताओ कि अरावली पहले निर्मित हुआ या पूर्वी पठार? तो बोलो सर अरावली हुआ था 2.1 बिलियन में और ये हुआ है 2.0 बिलियन ईयर में। तो इसका मतलब अरावली बड़े भाई साहब हैं पूर्वी घाट के। समझ में आ रहा है? अब एक और बात, तीसरा चरण, ये तुम्हारी ऑस्ट्रेलिया की प्लेट इधर की ओर मूव कर रही है और ये वाला तो पहले से ही स्टेबल है, तो दोनों में हुआ टक्कर, तो बीच वाले में पड़ा हुआ दबाव। तो दबाव पड़ने से ये अवसाद बोलो किसके हैं? तो बोलो सर ये तो अवसाद हैं किसके? धारवाड़ के। अवसाद को कहते हैं जियोसिंक्लाइन। तो इन जियोसिंक्लाइन में पड़ गए फोल्ड। इन जियोसिंक्लाइन में क्या पड़े? फोल्ड। एक बात बताओ मुझे ध्यान से, क्या ये फोल्ड जो पड़ रहे हैं वो अंतर्जात बल से बन रहा है कोई मैग्मा, या पहले से मलबा उपस्थित था? सर पहले से मलबा उपस्थित है, यानी अंदर से कोई हेल्प नहीं है? नहीं सर। इसीलिए धारवाड़ के फोल्ड बहिर्जात बल का उदाहरण है, आंतरिक जात बल का नहीं। किस प्रकार के फोल्ड हैं? जियोसिंक्लाइन फोल्ड है, भूसन्नति बलन है, विवर्तनिक बलन नहीं है। फिर से सुनो, धारवाड़ के जो फोल्ड हैं ऑप्शन में आएगा, क्या ये टेक्टोनिक यानी विवर्तनिक टेक्टोनिक फोल्ड है? नहीं। जियोसिंक्लाइन फोल्ड है? जी हाँ। आंतरिक जात बल या बहिर्जात बल? बहिर्जात बल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले बना अरावली, फिर बना पूर्वी घाट का पर्वत और फिर बना धारवाड़ के फोल्ड। तीसरा क्रम समझ में आ रहा है? अब एक शब्द होता है सिनेक्लाइज।
अब सर ये सिनेक्लाइज शब्द क्या है? सिनेक्लाइज शब्द का मतलब समझना, जब कोई भूसन्नति, भूसन्नति याद है, कोवर का सिद्धांत पढ़ाया था, अवसाद वाला पार्ट नहीं पढ़ाया तो उसको पढ़ो जाके पहले। जब कोई भूसन्नति किसी कॉन्टिनेंट में दबाव डालते हुए अंदर प्रवेश करे और बलित पर्वत का रूप धारण कर ले तो उसे सिनेक्लाइज कहा जाता है। अब यहां पर जो तुम्हारा ये दिख रहा है धारवाड़ वाला, ये तो अवसाद था। अब इसमें पढ़ रहे थे बलन, तो इसकी एक भुजा यहां पर समझो इस प्रकार से, ये इसमें ये है धारवाड़ का वो अवसाद, इसमें बलन पढ़ रहे थे, तो इसकी एक भुजा छिटक कर या फिसल कर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई और फोल्ड माउंटेन का रूप धारण कर लिया। मुझे एक बताओ, ये बलित पर्वत किस अवसाद से बना है? सर धारवाड़ की भूसन्नति से। अच्छा, कैसा है? बलित है। नाम क्या है? सतपुड़ा। यही है हमारा सतपुड़ा। क्योंकि ये यहाँ पे नहीं बना सकता इसलिए यहाँ पे बना रहा हूं। तो मुझे बताओ सतपुड़ा कैसा पर्वत है? अरे सर बलित पर्वत है। सतपुड़ा का निर्माण किसके समकालीन है? सर धारवाड़ के फोल्ड के समकालीन है। कैसे निर्मित हुआ? सर जियोसिंक्लिन फोल्ड से निर्मित हुआ। तो सतपुड़ा पहले बना कि धारवाड़ फोल्ड पहले बना? सर धारवाड़ फोल्ड पहले बना। सतपुड़ा पुराना है या पूर्वी घाट पुराना है? सर सतपुड़ा नया है, पूर्वी घाट पुराना है। सर स्पष्ट हो रहा है पूरा? अरे आया ना? हो रहा है। अब इधर समझते हैं थोड़ा सा कि हुआ क्या कि ये जो प्लेट का आगे वाला हिस्सा था यहाँ पे, अब डायग्राम यहाँ पे समझना है ना, फेफड़ा नहीं आगे करना चाहिए। तो ये आगे वाला हिस्सा जलमग्न हो गया, सागर में डूब गया। सागर में डूब गया। सागर में डूबने से क्या हुआ कि सागर के अवसाद इकट्ठा होने लगे भारत की आगे वाली प्लेट के हिस्से पर, इस अग्रभाग पर, और सागर के अवसाद को फ्लाइस कहा जाता है और महाद्वीपों के अवसाद को मोलास कहा जाता है। अवसादों के इकट्ठा होने को जियोसिंक्लाइन कहते हैं। अगर अवसाद सागरों का इकट्ठा हो तो ईओजियोसिंक्लाइन, और महाद्वीपों का इकट्ठा हो तो मायोजियोसिंक्लाइन। तो यहां तो किसके अवसाद इकट्ठे हो रहे हैं? तो बोलोगे सर फ्लाइस है यहां पर। सर समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर इकट्ठा हो रहा है तो बोलोगे सर ईओजियोसिंक्लाइन। अब सिंक्लाइन क्या पढ़ाया था मैंने ना। अब चूंकि जो फ्लाइस होते हैं इसमें होता है लाइमस्टोन, कैल्शियम होता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन माने चूना, चूना पत्थर। तो जो ये चट्टानें निर्मित होंगी इस अवसाद से, इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? सर चूना पत्थर की होगी। अब ध्यान से सुनना, अभी ये प्लेट वहीं पर है, आगे नहीं बढ़ी है, मैं तो यहाँ पे बना दिया हूं। तो एक बात बताओ, इस सागर के फ्लाइस अवसाद से किसका निर्माण हुआ? बोले सर चूना पत्थर का। यहां से नदियां कुछ इस प्रकार से जा रही होंगी। अब चूंकि ये नदियां धारवाड़ और कड़प्पा वाले क्षेत्र से जा रही हैं, कहां? सागर में गिर रही हैं। तो जब सागर में ये नदियां गिर रही होंगी तो इन नदियों के द्वारा अपर्दन करके सिल्ट सैंड लाया जा रहा होगा। चूंकि धारवाड़ में लोहा है तो आयरन ऑक्साइड भी जा रहा होगा। आयरन ऑक्साइड जैसे क्रिया करेगा तो लाल रंग का हो जाएगा, तो सैंड भी होगा लाल रंग का हो जाएगा। और सैंड का मतलब होता है, सैंड जब इकट्ठा होकर चट्टान बनाए तो चट्टानों कहते हैं स्टोन, और सैंड का मतलब सैंड स्टोन, तो मतलब बलुआ पत्थर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सागर में जो नदियों के द्वारा अवसाद लाया जा रहा है इससे बन रहा है बलुआ पत्थर। तो अभी हमने दो प्रकार के पत्थर बनाए, एक चूना पत्थर, एक बलुआ पत्थर। अगली बात यह है कि यहाँ पे तो सर अरावली बन चुका था और संपीड़न कैसा हो रहा था? इधर की ओर से। तो यहाँ पे दबाव पड़ने से हमें मालूम है किस प्रकार की चट्टानें निर्मित होती हैं। अरावली साइड में निर्मित होंगी, सागर वाले क्षेत्र में। तो बोलोगे सर रूपांतरित चट्टानें दबाव पड़ने से निर्मित होती हैं। तो इसका मतलब अब यहाँ पर तीन प्रकार की चट्टानें हो गई। रूपांतरित यानी कि संगमरमर, मकराना संगमरमर, दूसरा लाल बलुआ पत्थर, तीसरा चूना पत्थर। तो इन संयुक्त चट्टानों से जिस श्रेणी का निर्माण हुआ उसे हमने नाम दिया विंध्याचल। तो वास्तव में विंध्याचल सागर के अवसाद से निर्मित है। इसका विस्तार पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बघेलखंड तक है। तो जहाँ आज गुजरात और बघेलखंड का क्षेत्र हमें विंध्य श्रेणी दिख रही है, पूरा सागर क्षेत्र था। इसलिए बघेलखंड वास्तव में फ्लाइस के अवसाद से बना हुआ है, सागरीय अवसाद से बना हुआ है। सर आप कैसे कह सकते हो सागरीय अवसाद से बना है? कोई साक्ष्य है? मैंने कहा बघेलखंड वालों से बोलो, जाके खेत जोतोगे तो छोटे छोटे शंख मिलेंगे, और शंख हमेशा या तो समुद्र के किनारे मिलता है या नदियों के किनारे मिलता है। स्पष्ट होता है कि फ्लाइस से बना हुआ है बघेलखंड।
इसलिए बघेलखंड वाले एरिया के क्षेत्र में चूना पत्थर भी बहुत ज्यादा प्राप्त होगा, और चूना पत्थर से सीमेंट का उद्योग लगता है, इसीलिए उस क्षेत्र में सीमेंट का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है। तो इसका मतलब अरावली के विंध्याचल के जो पूर्व वाला हिस्सा होगा, इसमें क्या होगा हमारा, बोले सर चूना पत्थर होगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ दबाव कम पड़ा था, तो ये रूपांतरित चट्टानें नहीं बन पाई, और अगर बनती भी हैं तो यहाँ पे संगमरमर मिलेगा निम्न क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा। उसके अलावा बीच वाले भाग में तो बोलेंगे सर बलुआ पत्थर प्राप्त होगा, और सर पश्चिमी वाले भाग में तो बोलेंगे सर संगमरमर प्राप्त होगा। तो अगर मैं इस प्रकार से तुमको बताऊं कि ये है तुम्हारी विंध्याचल, तो विंध्याचल का ये पश्चिमी हिस्सा, फिर विंध्याचल का ये वाला हिस्सा, मैं इसके 4 हिस्से कर दे रहा हूं। ये वाले हिस्से में क्या मिलेगा, संगमरमर। कौन सा वाला, मकराना की चट्टानें किससे संबंधित है, विंध्याचल से। कैसे बनी, वो संपीड़नात्मक बल कार्य करा था वहां पे। फिर बलुआ पत्थर कैसे बना हमें समझ में आ रहा है, पर बलुआ कैसा है, लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। इससे लाल किला, कुतुब मीनार इत्यादि सब पढ़ा होगा आप लोगों ने, हिस्ट्री पढ़ते होगी, ऐसे घूमते हो रहे तुम लोग। फिर ये लास्ट वाला कौन सा है, बोले सर ये तो चूना पत्थर वाला क्षेत्र है। तो चूना पत्थर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर हमें सीमेंट मिला। तो सर अब बीच में एक रह गया, इसको भी तो बताओ, ये है किम्बरलाइट। किम्बरलाइट क्या है सर, अरावली की एक चट्टान का नाम है किम्बरलाइट चट्टान, बताना मत किसी को। उसी चट्टान में है हीरे के अवशेष। किम्बरलाइट में ही हीरा क्यों मिल रहा है, इसका कारण है, जो तुम्हारी केन नदी मिलती है ना पन्ना के आसपास जाके, वहां पे तुम्हें केन नदी में क्रेटर मिलता होगा। वो क्रेटर का मतलब वहां वॉल्केनिक इरप्शन के साक्ष्य हैं, जो उद्वेलित नहीं हो पाया लेकिन रुक गया। तो वहां पे टेम्परेचर बढ़ गया, मोटामॉर्फिक बना, और कार्बन के एलोट्रॉप हीरा का रूप लेके धारण करके वहां बैठ गए। तो विंध्याचल में 4 पर्वत श्रेणियां, सबसे पश्चिम में मकराना, फिर लाल बलुआ पत्थर, फिर किम्बरलाइट, और पश्चिम में चूना पत्थर। तो ये क्रम बना हमारा किसका, विंध्याचल का। तो हम लोगों ने यहाँ निर्मित कर ली कौन सी, विंध्याचल श्रेणी। अभी ध्यान रखना क्रम में, मैं नर्मदा श्रेणी घाटी का नाम नहीं लिया है, किताबों में लिखा है विंध्याचल सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। कॉन्सेप्ट बहुत अधूरा है उन किताबों का, और बच्चे भी उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। अभी तक आपने मुझसे क्या सीखा कि वास्तव में विंध्याचल अवसाद से निर्मित एक पर्वत श्रेणी है, जो फ्लाइस से बनी है, जहाँ सागर हुआ करता था। उसमें 4 प्रकार की चट्टानें हैं। सतपुड़ा जियोसिंक्लाइन फोल्ड है, धारवाड़ से संबंधित है, इस प्रकार से हमने पढ़ा। हमने कहीं भी आपको ब्लॉक पर्वत शब्द यूज नहीं किया। ब्लॉक पर्वत का कॉन्सेप्ट अभी आगे समझ में आएगा आपको। तो मुझे बताओ पहले कौन निर्मित हुआ, तो सर समझ में आ रहा, पहले निर्मित हुआ ये वाला, फिर अरावली, फिर ये क्रम बिल्कुल क्लियर है। अब ये जो प्लेट है तुम्हारी, ये वाली भारती की प्लेट बड़ी है बहुत, नीचे अंटार्कटिका को भी टच कर तोड़ रही, डाइवर्जेंट बना रही है। अब ये नॉर्थ की तरफ जाएगी, शुरू करेगी मूव करना। अब ये प्लेट समझो रे, समझना, ये जा रही है और जाके हिमालय से टकराई। तो ये है विंध्याचल, ये है सतपुड़ा, और जैसे टकराई तो यहां पर जो सेंट्रल एक्सिस है, तुम लोग समझ रहे हो कि मैं समझ रहा हूं, है ना। अब इसमें क्या है कि डिजिटल बोर्ड होता या लाइव क्लास होती, देखो लाइव क्लास में क्या है कि इंटरेक्ट हो जाता है ना। यहाँ तो अकेले कैमरा रखे हैं, गर्मी का माहौल है और बस कर रहे हैं ड्रामा। मैं क्या करने वाला था, हाँ, कि ये तुम्हारा वो एरिया है ऐसा, तो ये तुम्हारा बोल दिया कि सर ये सतपुड़ा है, वही हमारा विंध्याचल है। ये एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस अभी टूटा नहीं है, और जैसे टकराएगा तो इसमें क्रैक आ जाएंगे। तो क्रैक आ जाएंगे तो उन क्रैकों में कई सारे क्रैक्स बनेंगे, नर्मदा घाटी क्रैक, ताप्ती घाटी क्रैक, पेंच, कानन, ऊपरी गोदावरी, दामोदर। इन सब क्रैक का निर्माण कब होता है, जब भारत पुनः अफ्रीका को छोड़कर अपने पुनः स्थान पर जा रहा होता है और जाकर टकराता है हिमालय से, तब। तो नर्मदा घाटी का क्रैक वास्तव में नया है, किसकी अपेक्षा, विंध्याचल और सतपुड़ा। अब वो क्रैक की वजह से अगर उस घाटी में खड़े हो गए, तब सतपुड़ा और विंध्याचल तुम्हें ब्लॉक या होस्ट पर्वत की भांति दिखाई देते हैं, वास्तव में है नहीं। समझ में आया कि नहीं आया कुछ, तो किताबों में आधा अधूरा लिखा है। अब अगर कोई सतपुड़ा पूछे तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आना।